तंजानिया के बाद मैं गया मलावी में भाई। अब मैं वहाँ पर देख रहा था कि बहुत से गोरे आ रहे हैं। उस टाउन में एक ही रिजॉर्ट था वहाँ की एक लेक है, मलावी लेक, उसके बिल्कुल किनारे पे बना हुआ था वो। फिर मैं उनसे पूछने लगा कि भाई ऐसा क्या है इस टाउन के अंदर, एक ही तो रिजॉर्ट है, इतने गोरे क्यों आते हैं? तो फिर उसने धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया कि यहाँ पर जो लड़कियाँ आप देख रहे हो ये वॉलंटियरिंग करने आती है और साथ में इनका मकसद रहता है कि यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो जाए लोकल बंदे से। जिस बंदे के साथ मैंने रेंट पे ले रखा था उसके खुद के 5 बच्चे हैं अलग अलग कंट्रीज में। और क्या चीज़ें दिखी भाई आपको अफ्रीका में कुछ अलग? वहाँ पर एक सेरेमनी उसको बोलते हैं फमदियाना। फमदियाना मतलब एक जर्नी होती है कि बोन को सोल से मिलाने वाली। एक आदमी और कोई भी मरता है तो 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल उनके प्रेफरेंस के हिसाब से खोद के डालते हैं। तो कुछ मसाला वगैरह जैसे मम्मी फ्राई करते हैं ना, इजिप्ट में मम्मी बनाते हैं, मम्मी जैसा बना के डालते हैं। उसके बाद 3-5 साल बाद निकालते हैं और एक रूम खरीदते हैं उसके अंदर सारी बॉडी डालने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि भाई बॉडी खोद के निकाले, डांस वांस करके निकालेंगे भाई, पूरा लाउड म्यूजिक। फिर उसके बाद लोग एक लाइन से रखेंगे, पूरा जो कॉफिन जो कपड़ा था ना उसको चेंज करेंगे। फिर उनकी प्रेयर होती है, फिर वहाँ का मडागास्कर का नेशनल एंथम होगा। फिर उसके बाद ये जो रूम बनाया है ना उसके अंदर 7 चक्कर लगाते हैं, डांस करते हैं, उसको फाड़ते हैं। शुरू करते हैं, थोड़ा अफ्रीका को समझते हैं कि वहाँ पे आप जैसे 16 कंट्रीज गए, क्या कर रहे थे आप, क्यों गए वहाँ पर? बेसिकली भाई मेरे पास इतना ज़्यादा बजट नहीं था। मैं मतलब कि कोई अमीर घर से हूँ नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं वॉलंटियरिंग वाला ऑप्शन लेता हूँ। एक वेबसाइट है वर्कअवे नाम की, तो उसमें क्या होता है कि आप होस्ट ढूंढ सकते हो जिन्हें थोड़े बहुत काम की ज़रूरत है, जैसे कि जिनकी कोई छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वो उनको लोग चाहिए जो उनसे पैसे डिमांड ना करें और वो आपको रहने और खाने की जगह दे देते हैं और उसके बदले आपको उनके लिए थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। तो लगभग मैंने हर कंट्री में अलग अलग टाइप के काम किए और बहुत ज़्यादा अलग अलग रिजॉर्ट रहते हैं वहाँ पर, उनके अंदर काम किया। जैसे कि गेस्ट को अटेंड करना रिजॉर्ट के अंदर, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। मोजाम्बिक के अंदर मैंने एक मैरीन सेंचुरी के अंदर काम किया। वहाँ पर मेरा काम होता था कि मेरे को स्कूबा किट पहनकर नीचे जाना है पानी के अंदर और वहाँ पर जो कोरल्स होती है उनको चेक करना, उनकी हेल्थ अच्छी है या नहीं है, वहाँ पर कौन सी टाइप की फ़िश आपको देखने को मिलेगी, तो वो मेरे को नोट करके उनको देना होता था। काफ़ी इंटरेस्टिंग काम मिल जाते हैं आपको और आपका कुछ भी खर्चा तो नहीं लगता जाने है। से पहले आपका डिसाइडेड था कि आपको ये काम करना है वहाँ पे? ऑलरेडी प्लान था सारा आपका आइटिनरी? हाँ, जैसे कि 2 कंट्री तंजानिया और मलावी का मेरा पहले से प्लान था। बाकी धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे कंट्री में आगे गया तो मैंने प्लान करता गया, क्योंकि आपको पता है भाई मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, तो मैं ज़्यादा लंबा प्लान कर नहीं सकता हूँ, क्या पता कौन सी कंट्री मुझे वीज़ा दे ना दे। तो इसीलिए थोड़ा ही सा प्लान रखता हूँ मैं, महीने 2 महीने का, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप प्लान बन जाते हैं। तो वीज़ा आपका अफ्रीका का जहाँ गए थे तांजानिया में आसानी से लग गया था वीज़ा? हाँ, तंजानिया का, मलावी का, इनका आसानी से लग गया था, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे तो को। कितना टाइम लगता है, मतलब कितने टाइम का मिलता है वीज़ा और कितना लंबा प्रोसेस है? लगभग जैसे अफ्रीका में क्या है कि आप पहले अप्लाई करते हो 1 महीने का मिलता है, फिर आप 2 महीने और एक्सटेंड करवा सकते हो। अच्छा, तो लगातार 1 साल रुकने के लिए फिर आपको वहीं उसी कंट्री से अगली कंट्री का वीज़ा अप्लाई अप्लाई पड़ रहा करना था? पड़ता था, हाँ। ओके, तो भाई स्ट्रेट अप शुरू करते हैं। सबसे यूनिक चीज़ जो आपने किसी भी कंट्री में नोटिस करी हो, जो जैसे बीइंग एन इंडियन आपको पता ही नहीं था कि भाई दुनिया में ये भी चल रहा है, वो बताओ। मैं तंजानिया के बाद मैं गया मलावी में भाई, और मलावी में मैंने एक रिज़ॉर्ट के अंदर वॉलंटियरिंग करनी स्टार्ट की। और लेकिन उस रिज़ॉर्ट के अंदर जगह नहीं थी वॉलंटियरिंग के लिए, लेकिन वो कहते हैं अगर आप कहीं बाहर रुक जाओगे और फिर आप वॉलंटियरिंग कर सकते हो, हम आपको जगह प्रोवाइड नहीं करवा मतलब सकते। आपको रिजॉर्ट में रूम वूम नहीं देंगे हाँ, रहने का, आप बाहर रहो और आके यहाँ काम कर काम लो। करो। मेरा काम था उनका सोशल मीडिया हैंडल करना, उनका रूम था। तो बाहर मेरे को एक बंदा मिला जो उसी के रिजॉर्ट के अंदर बार में काम करता था। तो उसने बोला कि हाँ भाई मेरे घर के अंदर एक रूम खाली है, तुम रेंट पे ले लो। और उसका रेंट कुछ भी नहीं था भाई, 1 महीने के अंदर मुझे सिर्फ $30 देने थे। 30 US डॉलर बस। $30 कितने हो गए? 2400 लगभग रुपये। 2500 रुपये, 2400-2500 रुपये 1 महीने के। तो मैंने कहा सही है, डील है, अच्छी डील है और मेरे को लोकल लोगों के साथ रहने को मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को उन्होंने मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बताया। जैसे जैसे मैंने उनका अच्छा दोस्त बन गया, मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि भाई अब मैं वहाँ पर देख रहा था कि बहुत से गोरे आ रहे हैं। उस टाउन में एक ही रिजॉर्ट था, वो सिर्फ बिल्कुल छोटा सा रिजॉर्ट था। वहाँ की एक लेक है, मलावी लेक, उसके बिल्कुल किनारे पे बना हुआ था वो। और फिर मैं उनसे पूछने लगा कि भाई ऐसा क्या है इस टाउन के अंदर, एक ही तो रिजॉर्ट है, इतने गोरे क्यों आते हैं? तो फिर उसने धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया कि यहाँ पर जो लड़कियाँ आप देख रहे हो
ये वॉलंटियरिंग करने आती है और साथ में इनका मकसद रहता है कि यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो जाए लोकल बंदे से, ब्लैक मतलब अफ्रीकन वाइट लड़कियां आ रही हैं और वो ब्लैक्स के साथ प्रेग्नेंट होने के लिए, सिर्फ उसी के लिए आ रही हैं वो। और वो आती क्यों है, धीरे धीरे उन्होंने बताया कि आजकल जो है ना कि जैसे अपने को अपनी स्किन पसंद नहीं आती, अपने को वाइट स्किन पसंद आती है, और वाइट को क्या है कि आपको ब्राउन स्किन पसंद आती है। तो वो लड़कियां क्या सोचती है कि उनके दिमाग में एक इमेज बन गई है कि मेरा बच्चा ऐसा हो जो ब्राउन स्किन हो, करली हेयर हो और ब्लू आइज़ हो उसकी, और वो तभी पॉसिबल है आप कोई और स्किन के साथ प्रेग्नेंट होगे, तभी पॉसिबल है। तो वो लड़कियां स्पेशली उस चीज़ के लिए वहाँ पर आती है। और जो जिस बंदे के साथ मैंने रेंट पे ले रखा था उसके खुद के 5 बच्चे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, अच्छा उसके खुद के। पहले तो उसने मुझे ये चीज़ नहीं बताई थी, उसने मेरे को फ़ोटोज़ भी दिखाई अपने बच्चों की, जैसे इटली में उसका एक बच्चा था, एक यूके में, और वो लड़की कुछ कई बार उसको यूके में बुलाती भी है अपने बच्चे से मिलने के लिए। अरे वाह, मतलब फ्लाइट वो देती है। हाँ, खुद सब पैसा, और आज भी उनको पेमेंट दे रही है वो। जैसे वो बोल देते हैं कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो लड़कियाँ वहाँ से उनको पैसे भी भेजती है। और जितने भी लड़के मेरे को उस टाउन में मिले, सब लड़कों के साथ कोई ना कोई लड़की प्रेग्नेंट थी, हर एक बंदे के साथ। तो कुछ ऐसा भी है कि उनके जीन्स कह लो बहुत ज्यादा तकड़े हैं वहाँ के अफ्रीका के लोग, जैसे होता है कि भाई मतलब वो वाला जो गांव है जहाँ आप गए थे वो ज्यादा और भी ज्यादा कुछ ऐसा था कि तगड़े थे? हाँ, शायद हो सकता है भाई, यही रीज़न हो। लेकिन क्योंकि आप अपने को इंडियंस को भी यही लगता है ना कि अफ्रीकन्स के जीन जो है बहुत ज़्यादा तकड़े हैं, और मतलब कि एक डिफरेंट वे साइज बहुत लंबा है। साइज बहुत लंबा है। और पता है क्या कि लड़कियां वैसे बोल देती है, आजकल आप छोटी बड़ी रील वगैरह देखते हैं, उसमें क्या होता है कि साइज डजंट मैटर ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं खुद लड़कियों से बात किया यूरोपियन से, जो आपकी अच्छी फ्रेंड बन जाएगी, वो आपको बताएगी हाँ साइज मैटर करता है। अच्छा जी। नहीं तो अगर साइज मैटर नहीं करता था वो चाइना क्यों नहीं जाती, थाईलैंड क्यों नहीं जाती था वो चीज़ भी। हाँ, तो अफ्रीका में एट द एंड मैटर करता है। एट द एंड मैटर करता है। और अगर मतलब कि लड़कियां यही बताती है आपको कि अगर आपको यूज़ करना भी आना चाहिए, अगर आपका साइज़ बड़ा नहीं है तो आपको यूज़ करना आना चाहिए। और अफ्रीका में अगर किसी को यूज़ करना भी नहीं आता है तो उनका साइज़ पहले से बड़ा है, तो उनको ज़रूरत भी नहीं है सीखने की। और वापस मैं टॉपिक पे आता हूँ भाई उसी पे। और बहुत सी लड़कियां उनके साथ ऐसी थी कि जो सच में अटैच भी हो जाती है और उन लड़कों को लेकर भी चली जाती है, जो सिर्फ आती प्रेगनेंसी के लिए है, लेकिन फिर उनको ज़्यादा ही पसंद आ जाए, कुछ लव वगैरह हो जाए तो उनको लेकर भी चली जाती है, वीजा वगैरह वही लगाती हैं, वही स्पॉन्सर कर देती हैं। खुद स्पॉन्सर कर देती है। और उनको यही चाहिए भाई, वो वहाँ पर क्यों रहना चाहेंगे, इतनी मुश्किल लाइफ है वहाँ पर, पीने को पानी हाँ, नहीं बुरा है, हाल है वहाँ तो। बुरा हाल है, खाने को खाना नहीं है, तो वो भी सोचते हैं कि मैं भी बाहर चला जाऊँ उनके बट साथ। भाई ऐसे टाउन में वहाँ की लोकल लड़कियाँ क्या करती हैं? वहाँ पे लोकल लड़कियाँ वो शादी वादी करते हैं लड़के उनसे, क्या रहता है? अफ्रीका में भाई सही बताऊं आपको, सब कुछ मिक्स चल रहा है, शादीशुदी कुछ भी नहीं है, कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है, कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है। और लड़कियों की बात मैं बताता हूँ भाई, वहाँ पर कुछ गोरे भी आते हैं, लौंडे। हाँ लौंडे आते हैं, और वो उन लड़कियों के साथ भी चले जाते हैं, उन लड़कियों को भी लेकर चले जाते हैं। पर ज़्यादा यार ये लड़कियाँ ले जाने का कल्चर पहली बार सुन भाई रहा हूँ। पहले तो एज अ स्लेव ले जाते थे, पहले तो स्लेवरी थी। कुछ लोग आएंगे लेके चले जाएंगे भाई। लेकिन आप जो स्लेव वाली आपने बात बोली, वो स्लेव ही है आज के टाइम, उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है आज के दिन। मतलब जैसे आप बता रहे हो कि वो प्रेग्नेंट होने आ रहे हैं, तो तब उनको स्लेव थोड़ी कंसिडर करते होंगे, तब तो उनसे जैसे अटैच भी हो गए या कुछ हो गए, या सिर्फ उनका एक ही काम है कि आप बस सेक्स करो हमारे साथ, बाकी आप दूर रहो ये हमसे। सिर्फ बिजनेस है भाई एक तरीके का, मतलब ये उनके लोकल लोगों को पता है कि वो लड़कियां आ रही है इसीलिए आ रही है, हमें पैसा मिलेगा, उनकी अटैचमेंट नहीं है इतनी, कोई खुद को लड़की की हो गई। जो लेके जा रही हैं अपने साथ और साथ ही रख रही हैं, तो उस वे में तो रिस्पेक्ट सही होगी ना। हाँ, फिर उनकी रिस्पेक्ट सही है, लेकिन फिर वो क्या है कि अब देखो एक अफ्रीकन बंदा एक अफ्रीका में रहा हुआ, अब उसको बाहर वहाँ चली गई, वहाँ पे तो 100 ऑप्शन दिखेंगे भाई, वो उस लड़की के साथ क्यों रहेगा। मेरी कुछ ऐसी दोस्तें भी मेरी बनी हैं जिनका रिलेशनशिप था उन लड़कों के साथ, और जब वो उनको वहाँ लेकर गई उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। मेरी खुद की अच्छी दोस्त है, मेरी आज भी उससे बात होती है, इटली की वो लड़की है, वो खुद बताती है मुझे कि मेरा अच्छा रिलेशन था, वो जब मैं यहाँ थी मेरे साथ अच्छा बिहेव करता था, बहुत अच्छे से मेरे साथ रहता था, लेकिन जब मैं वहाँ उसको लेके गई ये टोटली चेंज हो गया।
वहां जाकर खुल गया वो, खुल गया, मतलब और ऑप्शन मिल और गए। ऑप्शन मिल गया उसे। भाई लड़के हर जगह सेम ही तो है, देख। हाँ हाँ, सही बताऊं लड़के हर जगह सेम है भाई। कोई भी कंट्री में आप चले जाओ, आपको ऐसा लगता है कि अलग होंगे, वहाँ यूरोपियन ऐसे कल्चर में बड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, लगभग सारे। बट भाई वहाँ पर ये कुछ चीज, ये आपने कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट बताया वहीं पे हो रहा है ना ये चीज की, लड़कियां वहाँ पे आ रही हैं। वहाँ पे आ रही है। हर जगह थोड़ी, साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका में ये सब चल रहा है, हर स्टेट में थोड़ी हो रहा है। हाँ मतलब कि मैं तंजानिया में भी गया हूँ। तंजानिया में जो जांजीबार आइलैंड है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पर वो तो शायद पार्टी आइलैंड है। हाँ पार्टी आइलैंड है एक तरीके से, ज़्यादातर लोग वहाँ पर पार्टी करने ही जाते हैं। वहाँ की बीच वगैरह बहुत सुंदर है। तो वहाँ पर मैंने ये नोटिस किया कि ये काम चल रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी वाली बातें मैंने इतनी ज़्यादा नहीं सुनी, क्योंकि उस आइलैंड पे भी मैं 1 महीना रुका हूँ, खुद रुका हूँ। और ये जो लड़की आती हैं, ये मतलब टॉप नॉच अमीर लड़कियां हैं वहाँ की, बाहर की, या फिर नॉर्मल घरेलू लड़कियां हैं कि भाई ज्यादा मिडिल क्लास है थोड़ी, ऐसा कुछ? सही बताऊँ मिडिल क्लास होंगी वो लड़कियां, क्योंकि मेरे को कोई ज़्यादा अमीर लड़कियां मिली नहीं। और वैसे भी आप गोरे में आप इतना पता नहीं लगा सकते हो कौन ज़्यादा अमीर है और कौन गरीब है, क्योंकि अगर कोई यंग लड़की है ना तो उनके पेरेंट्स तो उनको पैसे देते नहीं है। हो सकता है कि उनकी फैमिली अमीर हो, लेकिन उनको खुद ही सर्वाइव करने के लिए खुद ही कमाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ पता नहीं लगा सकते कि अच्छे घर से है या बेकार घर से है। हाँ पता नहीं लगा सकते। भाई जैसे आपकी फ्रेंड ने बताया आपको कि भाई साइज मैटर करता है, और क्या क्या चीजें बता रखी, क्या थिंकिंग होती है लड़कियों की, और इंडियंस को लेके क्या सोचती हैं, थोड़ा बताओ यार सही बताऊँ ना, अब इंडियंस के बारे में उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई। कि पहली बात तो गोरे क्या सोचते हैं इंडियंस के बारे में, ये सोचते हैं कि इंडियंस बहुत बुरे स्मेल मारते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी भाई ये स्मेल। तो आपने ये बहुत सुना है, ये तो जितनी भी कंट्रीज में हम घूमे हैं ये तो सुनने को मिल जाता है हाँ कि इंडियंस की, ये जितने भी हम ट्रैवलर से मिले वो यही कहते हैं कि भाई एक इंडियंस पर्टिकुलर स्मेल है। हाँ, इंडियंस की एक पर्टिकुलर स्मेल है और वो आती रहती है हर इंडियंस के अंदर, और यही ज़्यादातर सुनने को मिलता है। और जो है इंडियन खाने के बारे में वो बड़ा मजाक बनाते हैं भाई। अच्छा। सही बताऊं, बड़ा उनको टेस्टी लगता है, लेकिन उनको ये पता है कि अगर हम इंडियन खाना आज खा रहे हैं ना तो तभी हम खाते हैं कि कल हम फ्री हैं, क्योंकि कल हम टॉयलेट पे ही बैठे रहेंगे इंडियन खाना खा के। अच्छा। क्योंकि अपन मसाले वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो इस वो उनको आदत नहीं होती है इतने मसाले वगैरह खाने की, इसलिए। और क्या सोचते हैं, मतलब हैंडसम लगते हो ना इंडियन, या ऐसी भाई कि भाई या तो गोरा ही चाहिए या सिर्फ बिल्कुल काला ही चाहिए, ऐसा कुछ है? सही बताऊं यार, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मतलब कि हाँ इंडियंस उनको हैंडसम लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी इंडियंस लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको अप्रोच कर रहे हो। सबसे ज़्यादा लड़की पे यही इम्पेक्ट करता है कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या है। और मैंने जो नोटिस किया है कि लड़कियों को यार सही बताऊं पता चल जाता है कि आपके वाइब से, आपके बिहेवियर से, आप किस तरह उसके साथ पेश आ रहे हो, आपकी नज़रें कहाँ हैं, ठीक है, उनसे उनको पता चल जाता है। तो लड़की पहले ही समझ जाती है। और अगर आपको सच में कुछ लड़की वगैरह वाला सिस्टम चाहिए तो आपका एटीट्यूड आपको अच्छा रखना पड़ेगा और आपको ईगो बिल्कुल ना हो। लड़की को वही लड़का पसंद आता है जिसके अंदर बिल्कुल भी ईगो ना हो, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। मोस्टली क्या है, मैं खुद ऐसा होता था, क्योंकि हम भी इसी सोसाइटी में पले बड़े, अपने अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, आप रेसिस्ट है, सेक्सिस्ट है, और बंदे की बॉडी शेमिंग बड़ी ज़्यादा करते हैं। आप कोई मोटा है तो उसका बड़ा मजाक बनाते हैं। तो ऐसा आपको अगर कोई यूरोपियन गर्लफ्रेंड चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। भाई इंडियंस में ये भी तो है ना कि अगर वो जाकर किसी फॉरेनर को अप्रोच भी करते हैं तो वो तुरंत चाहते हैं कि फटाफट चीजें हो जाए, वो घुस जाते हैं। हाँ सटल तरीके से काम नहीं करते, पूरा घुस जाएंगे भाई, अभी दे ये चीज देखी है मैंने। उसमें क्या है कि अगर कोई लड़की इंडियन से बात भी कर लेती है ना तो उन्हें लगता है ये तो देगी अब ये देगी, इसलिए इसी स्माइल आ गई। पर ऐसा नहीं होता है भाई। मतलब कि अपने इंडियंस के इमेज ही ऐसी है कि गोरे तो लेने देने की उनको परवाह नहीं है, वो किसी को दे देते हैं। ऐसा नहीं है भाई। मैं सही बताऊं, जितनी लड़कियां मेरे को मिली है वो थोड़ा बहुत तो नेचर, थोड़ा बहुत तो देखती है। ऐसे थोड़ी है किसी को भी चलते हुए को कहेगा आजा भाई चले। तो आपके हिसाब से ऐसे इंडियंस यही गलती कर रहे हैं कि वो भाई पीछे ही पड़ जाते हैं, और भी कोई गलती कर रहे हैं कि भाई ये चीज अगर वो ठीक कर ले तो भाई फिर भी चांसेस अच्छे हैं कि अगर वो जेन्युइनली किसी गोरी को पटाना चाहते हैं या रहना चाहते हैं? मैं सही बताऊं, अगर आपको गोरी के साथ सेटिंग करनी है तो आप एटीट्यूड चेंज करो और एक थोड़ा सा उसे इग्नोर करो। पूरी अपना जो टेंशन है उसके ऊपर मत घुस जाओ। अगर थोड़ा बहुत उसको इग्नोर करोगे तो उसको जब ऐसे फील होने लग गया ना कि मैं मैटर ही नहीं करती उसके लिए, तब वो लड़की भाई आपसे वैसे ये गोरी नहीं, ये हर लड़की के लिए लागू है मेरे हिसाब से। बेसिक, ये तो बेसिक चीज है। पूंछ का बाल भी नहीं बनना चाहिए। कमिंग बैक टू अफ्रीका, और थोड़ी यूनिक बातें बताओ, जैसे आपने ये वाली बताई,
और कैसी कैसी गरीबी देखी आपने, क्या हो रहा था वहाँ, क्या माहौल था, लोकल लोग क्या सोचते हैं, कैसी दिनचर्या रहती है वहाँ, रूटीन क्या है? सही बताऊं भाई, मैं लगभग आपने जैसे बताया 16 कंट्रीज़ में मैंने विज़िट किया है, वेस्ट अफ्रीका की और ईस्ट अफ्रीका की। सही बताऊं, वेस्ट अफ्रीका जो है थोड़ा डेवलप है, और अगर आप कंपेयर करोगे, मैं बोलना नहीं चाहता, कुछ लोगों को ऑफेंड भी हो सकती है, कीनिया तंजानिया वगैरह आप कंट्रीज़ देखोगे, जैसा माहौल इंडिया में है वैसे ही उतनी लेवल पे है वो कंट्री। हो सकता है कि 5-6 साल पीछे हो अपने से, लेकिन उस लेवल पे आने लग गई है। लेकिन वेस्ट अफ्रीका का हाल इतना ज़्यादा बुरा है भाई, आप सोच ही नहीं सकते हो। अगर आपको 200 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो आपको 24 घंटे लग जाएंगे। रोड नहीं है, बसेज ऐसी है जहाँ पर सिर्फ लोहा है बस के अंदर, कोई रबड़ वगैरह कुछ भी नहीं है कहीं पे भी, और इतनी गंदी रोड है, आप लोहे से ऐसे टकरा रहे हो, बुरा हाल है। 24 घंटे आपको ना नींद आएगी, और गरीबी इतनी है कि भाई आप 1 रुपये का सिक्का भी फेंक दोगे ना तो 50 लोग उसको उठाने आ जाएंगे। इतनी ज़्यादा गरीबी है, आप सोच नहीं सकते हो। मतलब कि उनका खाना देखोगे, सब लोग यहाँ पर इतना गंदगी पड़ी है, यहीं पे खाना बन रहा है, सब कुछ हाइजीनिक क्या वगैरह। खाते हैं वो? बीफ सबसे ज़्यादा खाते हैं भाई, सही बताऊं। और चूहे वगैरह तो इतने कॉमन है इन कंट्रीज़ में, चूहे मतलब खाना कॉमन है बिल्कुल चूहे खाना। और ऐसे भी नहीं है कि जैसे मीट वगैरह लोग खाते हैं तो उसकी स्किन वगैरह उतार के मीट खा रहे हैं। चूहे में क्या है कि बालों के साथ ही उसको तेल में तला और सीधा ही खा गए, थोड़े से नमक के साथ। अच्छा जी। मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि बाल के साथ बंदा कैसे खा सकता है, ऐसे पूंछ पकड़ के ऐसे खा जाते हैं। क्रेजी भाई बहुत। बिल्ली वगैरह भी नहीं छोड़ते हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह। भी खा जाते हैं भाई, ये तो अलग ही चीज है यार। बिल्ली कुत्ते कुछ भी मिल जाए यार, उनके पास खाना ही कोई नहीं है ना कुछ। अब आप सोच के देखो, अगर ऐसे हालात कहीं और भी होते तो वो लोग भी ऐसा ही कर रहे होते। भाई आपने कैसे सरवाइव किया ऐसी जगह पे? मैंने भाई बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया। जब मैं अफ्रीका गया था ना, मेरा वेट हुआ करता था 80-85 के आसपास। जब मैं वापस आया हूँ अफ्रीका से 1 साल के बाद, मेरा वेट 67 था। 20 किलो कम हो गया? हाँ 20 किलो वेट। और उसमें क्या है कि मैं सिर्फ चिप्स, वो अफ्रीका में बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज़ को, तो वो मैं चिप्स खा के सरवाइव किया है यार मैंने, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। सिर्फ आलू जो ऐसी चीज़ है आपको मिल सकती थी, या फिर कोई खीरा वगैरह खा लिया, कुछ वेजिटेबल खा ली। प्रोटीन वगैरह के लिए तो मैं अंडे खाना पड़ता था मेरे को, वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो अंडे भी नहीं खाता था मैं, लेकिन खाने पड़ते थे वहाँ थोड़े बहुत प्रोटीन के लिए। तो भाई जैसे वहाँ पे इतनी गरीबी है और वहाँ लोकल लोग के पास खाने को नहीं है और आप उन्हें दिखते हो, तो वो आप पे लूटपाट और ऐसी कोशिश नहीं करते कि भाई पैसा निकालो जेब से, या थ्रेटन करना, या आपके बैग में कुछ है चुरा लेना? ऐसा नहीं होता था? होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन मैं आपको पहले एक थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे अपनी वाइट स्किन है ना, वो अपने से डरते हैं लोग। अच्छा। डरते इसलिए हैं क्योंकि अपने पे अटैक इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो वो इसकी साइड लेंगे, क्योंकि अपने पास ज़्यादा पैसा है, अपनी वाइट स्किन है, तो उनकी पुलिस भी अपने को सपोर्ट करेगी। इसीलिए वो डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं आपके ऊपर, वो चोरी छुपे आप जब नहीं देख रहे हो ना तब आपका पैसा निकालेंगे। अच्छा। और मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने आपको मलावी में बताया, मैं जिस बंदे के साथ रेंट पे रह रहा था, जिसकी 5 गर्लफ्रेंड है या फिर जो भी मान लो, उस बंदे को मैंने खुद ने देखा है कि वो मेरे बैग से पैसे निकाल रहा था, और मैंने उसको देख भी लिया, फिर भी बोलता कि नहीं मैंने नहीं निकाले। मतलब देख लिया है मैंने उसको, और 1 बार नहीं 2 बारी 3 बारी देखा है मैंने उसको। डीट होते हैं वैसे। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर आप ये बोलोगे ना उनको कि ये ले 50 रुपए और अपनी पैंट उतार दे भरी पब्लिक के अंदर, वो उतार देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। इज्जत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब मैं आपको मलावी की स्टोरी बताता हूँ। मेरे साथ 2 लड़कियाँ थी, एक बेल्जियम की थी, एक नीदरलैंड की थी। वो मेरी अच्छी दोस्त है आज भी। तो मैं उनके साथ एक उसी टाउन के अंदर एक बार था, एक ही बार गंदा सा, मतलब उसमें सब लोग दारू पी के भंड हुए पड़े हैं, किसी को होश ही नहीं है। उस बार में मैं जाता था, तो उस बार में क्या होता था कि हम 3 ही गोरे हैं सिर्फ, और कोई है ही नहीं गोरा, सब लोकल लोग हैं। तो वो लाइन बना लेते थे, सबको लड़कियों पे ट्राई मारनी है। अब मैं उनके बीच में फंस जाता था कि मेरे पे कोई क्यों ट्राई मारेगा भाई, सब लड़के। तो वो सबसे पहले मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश करते थे, फिर उन लड़कियों पे लाइन मारते थे। अच्छा लाइन बना ली उन्होंने, क्यों से जाएंगे भाई 15-20 लड़के मुझे दिख रहे हैं, लाइन बना रखी है, मैं उन लड़कियों को भी दिख रहे हैं वो। पर लड़कियों को क्या सिस्टम रहता है कि यूरोप की जो भी लड़कियां ना, उनको स्कूल वगैरह में यही सिखाया जाता है कि आपको नेचुरल रहना है, किसी के साथ रूड नहीं होना है। उनके कल्चर में ही नहीं है किसी के साथ रूड होना चाहिए, बंदा कितनी बदतमीजी क्यों ना करे उनके साथ। तो मैंने उन लड़कों को खुद को देखा है कि यार वो
उनको टच कर रहे हैं, कभी पकड़ रहे हैं धक्के से, वो मना भी कर रही है फिर भी करे जा रहे हैं। आप सोच के देखो कि आपको कोई लड़की मना कर दे कि मेरे पास ना, तो आपकी हिम्मत भी नहीं होगी, आप उसको देख भी लो दोबारा। कुछ नहीं भाई। और उस लड़के को मना किया, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरे को मना किया, चौथा आ जाएगा, लाइन लगी रहती है। आधे आधे घंटे वो पहले मेरे साथ डांस करेंगे, मेरे को हिलाएंगे, फिर मैंने उनको बोल दिया कि भाई मैं आपके साथ कभी उस बार में नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तुम दोनों अकेले हाँ, जाओ। सही बात है। तुम्हारी वजह से मेरे को भी इनके साथ नाचना पड़ता भाई है। ऐसा भी हो सका आपको पीट पाट दे? हुआ भाई, हमारी वहां पर लड़ाई भी हो गई है। कैसे, क्या हुआ? क्या हुआ कि एक बंदा कुछ ज्यादा ही उनके साथ अग्रेसिव हो रहा, तो मैंने उनको रोका, तो वो मेरे को धक्का दुक्का दिया। तो लेकिन क्या था, मेरे साथ वो लड़के थे जिनके साथ मैं रह रहा था वहाँ पर रेंट पे, तो उनकी आपस में लड़ाई होगी क्योंकि उन्होंने मेरे को बचाने की कोशिश की, उन्होंने सिर में बोतल फोड़ दी, पूरे बार में गंद हो गया, बहुत लड़ाई हुई यार वहाँ पर। मतलब कि खून खान निकल गया, और उन यूरोपियन लड़कियों ने आज तक कभी खून देखा नहीं था, वो वहाँ पर रोने लग गई और बुरा हाल हुआ। और एक स्टोरी मेरे को और याद आई है, जो आप बोल रहे थे ना कि पैसे चोरी करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो 2 लड़कियां जो थी ना, वो उनको डर लग रहा था उस बार में जाने के लिए, तो उन्होंने अपना बैग जो है, वो गोरे यहाँ पर वाला वो बैग रखते हैं, तो उस लड़की ने मुझे बैग दे रखा था। जो लड़का मेरे साथ रह रहा था ना, मैं बाहर खड़ा था बाहर से, और वो लड़कियां अंदर डांस कर रही थी, वो भाग कर लड़का बाहर आया, वो बैग खोला, उसमें से पैसे निकाल कर भाग गया आपके सामने? मेरे सामने ही। मेरे को ये है कि ये तो मेरे को जानता ही है ना, मैं उससे थोड़ी एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे सामने जिप खोल के पैसे निकाल के चला जाएगा। कोई और अननोन होता तो मैं उसको रोकता भी, वो पैसे निकाल के भाग के चला गया। फिर मैंने उस लड़की को बोला कि मैं दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे पर्स था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर मैंने उसको खुद पैसे दिए। और तभी मेरे को पता चला कि मेरे बैग से जो पैसे गायब हो रहे थे वो लड़का निकाल रहा था। बताओ, साथ भी रख रहे हैं, सामान भी चोरी कर रहे हैं। भाई ट्रस्ट तो कर ही नहीं सकते फिर तो। अफ्रीका में भाई आप सिंगल, मेरे को चाहिए रेसिस्ट मान लो, चाहिए कुछ भी मान लो, आप किसी भी सिंगल बंदे पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आप सोच के देखो यार, जिस जगह मैं 1 साल 4 महीने लगातार रहा हूँ, मेरा आज भी एक सिंगल दोस्त नहीं है। आपको लगता है कि कोई गोरा इंडिया में आए, वो 1 साल रहे, उसका कोई दोस्त नहीं बनेगा? हो ही नहीं सकता है यार। करेक्ट। उनको फायदा ही उठाना है, आपसे कोई मतलब ही नहीं। और भाई यहाँ पे अगर ड्रग्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर अफ्रीका के जिस पार्ट में आप गए थे। हाँ, अफ्रीका में जैसे गांजा वगैरह है ना, वो खुलेआम चलता है भाई, कोई रोकता नहीं है आपको, कोई किसी को मतलब नहीं है। और वो चलता इसीलिए है क्योंकि सारे जो यूरोपियन आते हैं वो गांजा वगैरह पीते हैं वहाँ पर, और लोकल तो कम ही पीते हैं। लोकल क्योंकि थोड़ा उनके लिए महंगा रहता है पीना, तो वो क्या करते हैं, जब यूरोपियन वगैरह कोई पी रहा होता है उससे ही मांग मूंग कर पी लेते हैं। और यूरोपियंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। वो कंट्री आज़ाद तो हो गई है आज यूरोपियन से, लेकिन फिर भी आज आप देख सकते हो कि उनका पूरा इन्फ्लुएंस उन्हीं के ऊपर है। और भी कुछ हैवी ड्रग्स होते हैं गांजे वांजे के अलावा कुछ? हाँ, मतलब कि यार देखो, हैश वगैरह तो वहाँ मिलती नहीं है क्योंकि अपने साइड ही होती है हैश वगैरह, लेकिन LSD वगैरह MD वगैरह वहाँ पर काफ़ी चलता है। पर लेकिन वहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना, सिर्फ गोरे ही करते हैं ये, लोकल लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत महंगा है वो। गोरे वहां पर आकर भी LSD कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं तो भाई वहाँ पर कोई अच्छे होटल्स, कोई रिजॉर्ट, मतलब जिन कंट्रीज में आप गए वहाँ पे है ही नहीं कुछ ऐसा? है ऐसा, लेकिन उन रिजॉर्ट के अंदर आपको वही दिखेंगे जो बड़े, मतलब कि जिनकी एज ज़्यादा है गोरों की, क्योंकि 40-45 साल 50 साल ओल्ड एज है, क्योंकि वही अफोर्ड कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि अफ्रीका गरीब सा देश है, बहुत ज़्यादा चीप होगा। मेरा मानना ये है कि यूरोप से भी ज़्यादा महंगा है अफ्रीका। अच्छा? आप सोच के देखो, वेस्ट अफ्रीका में कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ, कंट्रीज के नाम बताना भाई। जैसे गिनी बिसाऊ हो गया, सेनेगल हो गया, गाम्बिया हो गया। इन कंट्रीज में मैं और अनस भाई साथ में ही थे, तो हमने $100 का होटल लिया जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाईफाई नहीं है। $100 का पर नाइट? हाँ, पर नाइट्स, लगभग 8,500 रुपए का होटल। 8,500 में दिल्ली में 5 स्टार होटल मिल जाएगा। हाँ, JW मैरिट में आपको रूम मिल जाएगा $100 के अंदर, वहां पर नहीं भाई। और उसमें बिजली भी नहीं है और वाईफाई भी नहीं है। और अगर ये लैटरिंग वैटरिंग का क्या हिसाब है, वहाँ चले जाए आदमी, सही है? हाँ, लैटरिंग अगर आप इतना महंगा पे कर रहे हो, आपको ठीक नॉर्मल मिलती है। जैसे इंडिया में आपको 1,000 रुपए में जो होटल मिलेगा ना, वैसा आपको वहां पर $100 में होटल मिलेगा भाई। लेकिन आजकल तो 1000 वाले में भी लाइट तो आ ही रही है कम से कम। लाइट है, प्रॉपर वाईफाई भी है, हाँ, वॉशरूम भी ठीक ठाक है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है भाई। इतने गंदे होटल मिलेंगे आपको। 4,000 में आपको, अगर आपको $100 नहीं पे करने हैं, थोड़ा सा सस्ता रूम चाहिए, मतलब 4,000 5,000 के आसपास का, उसमें तो आपको सिर्फ बेड मिलेगा और उसमें भी इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि
आप ऐसा लग रहा है कि आप टॉयलेट में सो रहे हो, ओ भाई साहब, इतना बुरा हाल है। सुबह उठते तक तो नशा ही रहेगा अगर हाँ। अलग आदमी को बदबू का। उठेगा तब जब सोएगा। हाँ सोएगा ही नहीं मैं और अनस भाई साथ में थे ना, कि इतना लंबा ट्रैवल करके आता है बंदा 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो भी 12 से लेके 24 घंटे आपको लग जाते हैं, और बंदा थका हारा है, इतनी मिट्टी धूल, और वहां पर जाकर आपको 5,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं होटल के, और वो भी ऐसे टॉयलेट जैसे होटल के। बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है वहां पर। भाई आप एक और जगह बता रहे थे अफ्रीका में, जो कि जहाँ पे सेक्स टूरिज्म होता है, जहाँ पे गर्ल्स आती हैं या फिर ओल्डीज आते हैं प्रॉपर, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए, वो कौन सा एरिया बताओ उस बारे में थोड़ा। जैसे एक कंट्री है गाम्बिया, अफ्रीका मेनलैंड की सबसे छोटी कंट्री वही है, गाम्बिया नाम है उसका, दा गाम्बिया बोल देते हैं पूरा नाम उसका। उस कंट्री के अंदर क्या है कि जैसे जो 80 साल 90 साल की लेडीज़ है यूके के अंदर, क्योंकि यूके का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कंट्री कॉलोनाइज्ड यूके के द्वारा ही की गई थी, तो वहाँ से 80-90 साल की बूढ़ी औरतें आती है उस कंट्री के अंदर सिर्फ सेक्स टूरिज्म के लिए। आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे ना कि गाम्बिया, आपको सिर्फ गाम्बिया लिखना है, आगे लिखा आ जाएगा सेक्स टूरिज्म। इतना ओपन है वो, उनके देश के लोकल लोगों को भी पता है। और वो बूढ़ी लेडीज़ क्या करती है, वो बीच है वहाँ पर, उस कंट्री के अंदर एक ही बीच है, पूरी उनकी कोस्ट जो है 80 किलोमीटर की कोस्ट है, वो एक ही बीच है। उस बीच पे अच्छे अच्छे महंगे रिजॉर्ट बने हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि गोरे आते हैं यहाँ पर, और जो रिटायर गोरे हैं, गोरियां हैं रिटायर्ड, उनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जो यंग गोरियां होती है उनसे, तो बहुत महंगे महंगे रिजॉर्ट बने हुए हैं। तो वो क्या करती है, बीच पे जो सन बात कर रही होती है, और उनके सामने जो ब्लैक अफ्रीकन है वो जैसे तकड़े अपनी पुशअप वगैरह मार रहे होते हैं, ताकि अपना शो ऑफ करते हैं कि किस में ज़्यादा स्टेमिना है। फिर वो लेडीज़ बूढ़ी औरत को जो पसंद आता है उसको वो ले जाती है, और नॉर्मली कुछ दिन के लिए क्या करती है कि एक आधे हफ्ते के लिए उसी रिजॉर्ट में उनको रखती है, खूब पैसा देती है उनको, वो खुश रहते हैं। और अगर उनको ज़्यादा ही पसंद आ जाए तो उनको वो है अपनी कंट्री में ले जाती है। अब उनको प्रेग्नेंट वगैरह तो कुछ है नहीं, उनको सिर्फ मज़े लेने हैं, ठीक है, उनको सिर्फ सेक्स करना है। अगर मैं डायरेक्टली 70-80 साल की बुढ़िया है भाई, यही हो। भाई उनमें भी थोड़ा क्या, मैं तो ये सोच रहा हूँ हद होगी यार। हाँ यही चीज़, उनका मन नहीं भरा मोह माया से, उनका मन नहीं भर रहा भाई यार ये तो सोचने वाली बात है भाई बहुत। अगर आप जाओगे ना वहाँ, आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट है एक, अच्छा जी, मतलब कि ये मतलब जैसे बुढ़ियाओं का थाईलैंड बना रखा है वहाँ। जैसे सब्जी मंडी नहीं होती कि ये वाली सब्जी बड़ी अच्छी लग रही है, ये वाला अफ्रीकन बड़ा अच्छा है। अफ्रीकन वहां पर भी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे वहां बार में लाइन लगा दी, यहाँ नाच रहे हैं। साउथ अफ्रीका का टैलेंट चल रहा है यहाँ पे, कौन सा किसका भी किया जाएगा। हाँ मतलब कि सच में यार, मैंने देखा है कि जो ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, जो ज्यादा पुशअप वगैरह लगा रहा है, उसको वो लेडीज लेके जाती अच्छा है। मतलब ये लोग बात तो कर नहीं सकते, इंग्लिश आती नहीं होगी इतनी, तो ये बस ये ऐसे शो करते हैं कि भाई अपनी स्ट्रेंथ, या बात भी कर नहीं लेते हैं नहीं, खुद जाके? गाम्बिया यूके से कॉलोनाइज्ड है ना, तो उनकी मेन लैंग्वेज ही इंग्लिश ही है, ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो उनको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ही नहीं आती है ना। तो अब अगर मान लो थोड़ा सा मैं और एलेबरेट करता हूँ इसको, क्या है कि अब वो लड़कियाँ उस ब्लैक अफ्रीकन को ले जाती है अपनी कंट्री में, यूके में ले गई, क्या होता है कि उसको और भी लड़कियाँ दिखेगी वहाँ की जो लोकल गोरियाँ हैं, और वो यंग गोरियाँ होगी, और वो क्यों एक बूढ़ी के साथ रहना पसंद करेगा। और जो जैसे कि आपने बोला कि वो गोरियाँ भी तो ब्लैक अट्रैक्ट होगी उससे, तो फिर क्या होता है कि वो बाहर निकलना शुरू करते हैं, तो वो और लड़की के साथ उनकी बातें होने लग जाती है, उनके साथ सेटिंग हो जाती है उनकी, और वो बूढ़ी औरत को छोड़ देते हैं। और ये चीज़ क्या है कि उनको पसंद नहीं आई, बूढ़ी औरत को नहीं पसंद, उनको हजम नहीं हुआ, मुझे छोड़ के चला गया, मैं लेकर आया। हाँ मैं लेकर आई, मैंने उसको स्पॉन्सर किया। तो फिर क्या होता है कि भाई उन्होंने क्या किया, जैसे बूढ़ी औरतों ने उनको अंदर लॉक करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, मतलब इसमें भी स्लेवरी चालू कर दी कि तू एक ही काम के लिए आया वही कर। हाँ मतलब कि तू मेरे लिए आया तो तुझे मेरे लिए रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे पे पैसे स्पेंड कर रही हूँ। और वो उनको अंदर, मतलब कि कुछ तो ऐसी मैंने स्टोरी सुनी है, जो मेरा टैक्सी ड्राइवर था ना, उसने मुझे ये बात बताई कि कुछ तो लेडीज ऐसी है, उनको बांध कर रखती है घर के अंदर, अच्छा, लॉक करके, और अंदर बांध के भी रखती है, क्या पता ये तोड़ तोड़ के कुछ भाग ना जाए, बताओ। ऐसा सिस्टम रहता है। और उस कंट्री के अंदर ज़्यादा बूढ़ी औरतें आती है, बूढ़े मतलब बंदे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आते हैं। और कुछ आते हैं वो क्या करते हैं कि जो 16 साल की 17 साल की यंग लड़कियां हैं, उनको अपने देश में लेकर जाते हैं। अच्छा, उसी देश से मेल्स जो हैं। हाँ, मेल जो वाइट पर्सन है, वो जो ब्लैक छोटी लड़कियां हैं उनको अपनी कंट्रीज में लेकर जाते हैं।
और उनके जो ब्लैक अफ्रीकन जो लड़की है उसकी फैमिली भी उन्हें कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उनको पता है कि ये इतना सारा पैसा दे रहा है जो कि हम सारी ज़िंदगी नहीं कमा पाएंगे, तो वो उनके पेरेंट्स भी उन्हें कुछ भी नहीं बोलते हैं इन चीज़ों के लिए। और इस केस में ऐसी बातें भी होती हैं कि वो बीच में आके विजिट भी करेगी, बस वो ले गए तो ले ही गए। वो खुद भी नहीं आना चाहती ना। अच्छा। उनको ऐसा है कि हमें पैसा मिल रहा है, और उनको पेरेंट्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जितना अपने इंडियंस में और चाइनीज़ जो है अपनी फैमिली से अटैच रहते हैं ना, उतना पूरी दुनिया में कोई भी अटैच नहीं रहता है, सही बताऊं। और मतलब अफ्रीका में तो कुछ है ही नहीं, मतलब एक इंसान के पता नहीं कितनी औरतों के साथ बच्चे हैं, उनको पता भी नहीं होता है, ऐसा चल रहा है अफ्रीका के अंदर। अरे भाई साहब, सबकी शक्लें भी सेम सी होंगी। हाँ, मतलब अपने लिए तो ऐसा लगता है कि सेम ही है, उनके लिए तो नहीं है। लेकिन मेरे लिए सबसे क्रेजी यही था कि उस कंट्री के बारे में किसी ने नहीं सुना होगा इंडिया में, लेकिन आप वहाँ जाते हो तो बीच पे मतलब मार्केट लगी हुई है। किस चीज की मार्केट? यही वाली। और करतब चल रहे हैं। करतब चल रहा है। करतब चल रहा है। आपको वहां पर कोई भी गोरी दिखेगी, बूढ़ी अकेली दिखेगी नहीं, समझ जाओ किस लिए आई है ये वो। लेके जाएगी। हाँ, मतलब कि सबको पता है। और यहाँ तक कि उनकी जो बीच है ना, उन पे बच्चे छोटे जो यंग अफ्रीकन बच्चे हैं 15-16 साल के, वो अलाउड भी नहीं है, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इतना पैसा जो यूके से वहाँ पर आ रहा है कि वो छोटे बच्चों को वहाँ खेलने के लिए भी लोकल लोगों को आने ही नहीं देते हैं। सिर्फ जिसने ये काम करना है वही अलाउड है उन बीच के ऊपर। हमें तो रोक नहीं सकते थे, आप क्योंकि क्या कर रहे थे वहाँ पे उस कंट्री में पर्टिकुलरली? भाई आपका भी चल रहा था कि ले भाई ले भाई चेप। कभी भाई सपाटे मार रहे हैं वहाँ, सपाटे क्या चल पता मुझे भी ले जाए। भाई वहाँ हरियाणवी वो दिखा रहे हैं अपने देसी कुश्ती के 2 दाव पेच और सपाटे चल रहे हैं, पुशअप चल रहे हैं, रस्सी चल रही है। भाई ने लटका दिए, वही मलखम चालू कर दिया अल्लाह। नहीं भाई, ऐसा कुछ बादाम का रगड़ा भी वहीं चल रहा है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं था। मैं और अनस भाई दोनों ही थे। मैं आपको बताया ना कि मेरे को जगह देखने में इतना शौक नहीं है, क्योंकि मैं अब इतना ट्रैवल करने के बाद आपको एक टाइम पे ऐसा लगता है कि जगह सुंदर लगना बंद हो जाती है। मेरे को ये शौक है कि मैं लोगों को जानूं कि उस देश में चल क्या रहा है सच में, कि उनके लोगों की सोच कैसी है। तो अफ्रीका के ओवरऑल लोगों की सोच आपको कैसी लगी? क्या है, बस कि सरवाइव करना है जैसे तैसे ये सोच है, या क्या है? वो कुछ वैल्यूज भी हैं उनकी, या कुछ प्रैक्टिसेस भी हैं, या बस काट रहे हैं जिंदगी? भाई वैल्यूज तो क्या होंगे जब साले हर घर में बच्चे ले घूम रहे हैं। कोई वैल्यूज़ नहीं है भाई। आपको ऐसा लगता होगा कि जो अमीर है बंदे, थोड़ी बहुत उनकी वैल्यू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर इंडियंस आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है, जो बिजनेस के लिए वहाँ पर जाते हैं। जैसे गिनी बिसाऊ जो कंट्रीज़ है ना, उनमें कैशू नट बहुत होता है। और आप गोवा में जाते हो, ये दुकानें भरी पड़ी रहती है ना कैशू नट से, वो सारा वहीं से आ रहा है। अच्छा। सब का सब। और जो इतने मेरे को इंडियंस मिलते हैं वो मेरे को यही बताते हैं कि यार ये जो अफ्रीकन है इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर मान लो अब हमारी दुकान पे आएगा, वो अच्छा खासा अमीर आदमी है और चाय के लिए भी पैसे मांग के चला जाता है हमसे। मतलब कि इमिग्रेशन ऑफिसर देख लो यार आप, उसको तो सैलरी मिल रही है, वो तो गरीब आदमी नहीं है, वो भी हमसे रिश्वत मांगता है। मैंने और अनस भाई ने बहुत बार उनको रिश्वत दी है, देनी पड़ती है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे हम गिनी बिसाऊ से गिनी में एंटर कर रहे थे हम, लैंड बॉर्डर से, कोई रोड नहीं है भाई, बाइक पे आपको जाना पड़ता है। एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और आपकी गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकते हो आप वहाँ से। हम बाइक पे जा रहे हैं तो पुलिस वालों ने रोक लिया हमें। हमारे पास वीज़ा था, लेकिन सिर्फ हमारे पास क्या नहीं था, प्रिंट आउट नहीं था। अच्छा। सिर्फ वीज़ा का प्रिंट आउट नहीं था। और प्रिंट आउट की उनको ज़रूरत भी नहीं होती भाई, वो अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं कि आपके पास वीज़ा है या नहीं। और वैसे भी हमने फ़ोन में उनको दिखा दिया, लेकिन कहते नहीं आपको प्रिंट आउट चाहिए। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पर उनको रिश्वत लेनी है। और रात के 8 बज चुके हैं, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और जो पास का सबसे पास में टाउन है वो 2 घंटे दूर है। 2 घंटे आपको जाने में लगेंगे, 2 घंटे आने में लगेंगे प्रिंट आउट करवाने के लिए। तो उनको ऑप्शन मिल गया कि भाई इनसे रिश्वत ले सकते हैं। उस बंदे ने $50 हमसे रिश्वत ली। $50 उसकी सैलरी महीने की नहीं होगी। सोच के देखो आप। 4000 वहाँ डॉलर्स ही चलते हैं? नहीं, हर लगभग अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी है। गिनी की गिनी फ्रैंक है, और बाकी गिनी बिसाऊ वगैरह जो है इन कंट्रीज़ की, जैसे इनका वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है, वो चलती है। और भाई आपने वहाँ स्कूलों में भी पढ़ा है, तो वहाँ के स्कूलों में क्या पढ़ते हैं बच्चे? क्या टेक्स्ट बुक्स, क्या मतलब नॉलेज दी जाती है उनको? कौन सी क्लास को आपने पढ़ाया है, थोड़ा बताओ। मैंने जैसे प्री स्कूल नहीं होते, उनमें पढ़ाया है बिल्कुल छोटे बच्चों को। वो अपने को इसीलिए हायर करते हैं क्योंकि अपने को इंग्लिश आती है
और अफ्रीका में बच्चों को इंग्लिश सिखाने की काफ़ी ज़रूरत है। वो अपनी लैंग्वेज छोड़ते जा रहे हैं, लगभग इंग्लिश की तरफ जाए जा रहे हैं। तो बस इंग्लिश पढ़ाना, उनके साथ खेलना, ताकि उनको उठना बैठना सीख सके दूसरे लोगों के साथ, बस यही चीज़ें। और मैंने जाम्बिया में एक रिज़ोर्ट में काम किया था। वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, और उसके ऊपर, उस लेक के ऊपर, लेक करीबा नाम है उसका, तो उस रिज़ोर्ट के अंदर काम किया। उनके लिए मैंने वेबसाइट बनाई है। और मैं बताऊं, लोग क्या सोचते हैं कि यार कि ट्रैवलिंग करना बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे कि आपने भी, मैं यहाँ पर आया था कि आपने पूछा कि आप खर्चा कैसे निकालते हो, क्योंकि मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मैं उससे सारा खर्चा निकाल पाऊँ। मैं वॉलंटियरिंग करके ट्रैवल करता हूँ तो मेरा खर्चा लगता ही नहीं है। मेरा सिर्फ खर्चा लगता है तो वीज़ा का लगता है, और फ़्लाइट मैं एक ही बार लेता हूँ। जब वहाँ उस कॉन्टिनेंट में एंटर किया, फिर मैं लैंड बॉर्डर से क्रॉस करता रहता हूँ अलग अलग देशों में, तो ईजी हो जाता है और पैसे भी इतने खर्च नहीं होते। अच्छा भाई, आप अफ्रीका भी गए हो, आप बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे इलीगल गोल्ड माइनिंग होती है, आप तो उस बारे में थोड़ा बताओ, क्या चल रहा है उस देश में? ये मडागास्कर एक कंट्री है अफ्रीका में, अफ्रीकन मेनलैंड से थोड़ा सा 400 किलोमीटर दूर पे। वहाँ पर भाई बहुत सोना होता है, बहुत ज़्यादा सोना। एक आप रिवर देखोगे ना, वो रिवर पे आप सोना देख सकते हो क्लियरली, सामने पूरा दिखता है, मतलब शाइन करती है पूरी रिवर। ऐसा हाथ उठाओगे ना पूरा दिखता है, लेकिन वो इतना बारीक रहता है कि आप उसको जमा नहीं कर सकते। उसके लिए एक टेक्निक लगती है, और वो गवर्नमेंट बैन करके रखी कि भाई कोई ऐसा इलीगल माइनिंग नहीं कर सकते। वो एक गवर्नमेंट निकालेगी और उनके हिसाब किताब से। तो मोला भाई अब ये देखना है कैसे निकालते हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो लोकल से बात किया, तो वहाँ पर भी लैंग्वेज बैरियर कोई समझ रहा नहीं। एक लड़का मिल गया था, एक आदमी मिल गया था। वो बोला कि मैं दिखा दूंगा, लेकिन वो बहुत दूर है, यहाँ से नाव से आपको बैठ के जाना पड़ेगा। अब कितना दूर क्या है वो मालूम नहीं, बस चलना मेरे साथ में। बोला ठीक है भाई, उसको $20 दिया। तो वो नाव में लेके, अब वो भाई नाव ऐसा इतनी सी नाव है, वो एक पेड़ जो रहता है उसमें से वो निकाल के वो बना दिए वो। अब डर लग रही है कि भाई पानी में गिरे तो पासपोर्ट सारा कुछ खराब हो जाएगा, डूब जाएंगे, कुछ मालूम नहीं कितना गहरा है। मुझसे पूछा भाई यहाँ पर कुछ मगरमच्छ रहता है? बोलता नहीं, वो सिर्फ कभी कभी बारिश में आता है। तो वो बोला मतलब कितना टाइम लगेगा? तो बोलता भाई आधा घंटा। अब वो करते करते 3 घंटा वो नाव में हम आगे गए। अच्छा। और वहां पे फिर नदी का जो स्टार्टिंग का पार्ट रहता है ना, वहां पे वो सोना निकालते हैं। तो वहां पे लेके लोग, वो भाई काली सी मिट्टी रहती है, उसको डालते हैं, वो घुमा घुमा के सोना निकालते हैं। और भाई वहां पर सोना बहुत सस्ता है। पहले तो अभी इंडिया में 70,000 का कुछ होगा, वहां पर नॉर्मल ऑफिशियल रेट ही वहां पे 30-35 हज़ार 10 ग्राम मिल जाता है, 1 तोला। अच्छा। और वो लोग से लोग तो भाई आपको 6-7 हज़ार 10 हज़ार में दे देते हैं। अच्छा, वहां के जो माइन कर रहे थे, वो लड़के से मिला, वो दांत में सोना लगाया था, बोलता ये मैं खुद खोद के निकाला हूँ। अरे पूरा सोना लगाया था दांत में। तो भाई वो देश गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है भाई। तो गरीब कैसे भाई, सोने की खान है उनके पास? अब कैसा ना, बार बार हर जगह निकाल नहीं सकते, बार बार रेड पड़ती है, बार बार उनको लेके चले जाते हैं। तो वो लोग बहुत बच के निकालना पड़ता है। और इतना बारीक रहता है ना, वो दिखता बहुत ज्यादा है। अगर मशीन वगैरह लगा दे तो बहुत सारा निकाल सकते हैं, लेकिन अभी खुद से हाथ से निकालते हैं। वो एक पैन सा रहता है, उसके अंदर थोड़ा काली मिट्टी डाले, पानी डाले, उसको ऐसा करते हैं, फिर गोल गोल घुमा दे, थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। तो नॉर्मल वो एक दिन में 5 ग्राम निकाल लिए, कभी 6 ग्राम निकाल लिए, कभी कभी अच्छा लग रहा तो 20 ग्राम निकाल लिए, कभी कभी कुछ नहीं मिला तो आप लेकर आए वहां से गोल्ड घर के लिए? भाई मैं सोचा था, लेकिन कितना अलाउड है वैसे लेके आना? वैसे तो बाहर से लेके आ सकते हैं, कुछ 4-5 तोला तो लेके आ सकते हैं, कुछ लिमिट है। $10,000 के अंदर का सामान भी लेके आ सकते हैं। लेकिन मैं बोला भाई अब यहाँ कुछ, ये इनको पैसा दो, ये सोना दे, और उसके बाद ये मार के सोना भी छीन ले दो। हाँ, ये प्लानिंग भी होती है? ये प्लानिंग भी होती है भाई, ये प्लानिंग भी होती है। और इनका सोना कितना प्योर है, क्या है, ये ओरिजिनल है कि भी नहीं है, वो तो मालूम नहीं। अब दुकान से ले तो समझ में आए। हाँ। ये कैसे इसलिए पैसा नहीं बना पाते हैं क्योंकि ये 10 ग्राम निकाले, अगर बाहर 30,000 का रेट है तो ये 10,000 5,000 में दे देते हैं, जो बन जाए। और ये वो भी नहीं रहता है, कुछ प्योर भी नहीं रहता है, वो बस ऐसे ही निकाले। अब उसमें क्या मालूम कितना खराब दूसरा सोना है, क्या है। अब वो अगर 10 ग्राम आदमी ले तो 2 ग्राम बचे, तो इसकी वजह से। और क्या चीजें दिखी भाई आपको अफ्रीका में कुछ अलग? क्योंकि वहाँ स्कैम्स होते हैं कुछ, या कोई और रिचुअल ट्राइबल्स के? भाई वो रिचुअल तो बहुत, मडागास्कर कंट्री में ही, हाँ। वहाँ पर एक सेरेमनी, उसको बोलते हैं फमदियाना। फमदियाना मतलब एक जर्नी होती है कि बोन को सोल से मिलाने वाली। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जब एक आदमी और कोई भी मरता है तो 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल उनके प्रेफरेंस के हिसाब से वो खोद के डालते हैं। तो कुछ मसाला वगैरह जैसे मम्मी फ्राई करते हैं ना, इजिप्ट में मम्मी बनाते हैं, तो वो लोग उसमें मम्मी जैसा बना के डालते हैं। उसके बाद 3-5 साल बाद निकालते हैं और पूरा सेरेमनी होती है। अब कोई रिश्तेदार यहाँ पर दफन है, कोई वहाँ पर है, तो सबको मिलाते हैं और एक रूम खरीदते हैं।
उसके अंदर सारी बॉडी डालने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि भाई बॉडी खोद के निकाले, डांस वांस करके निकालेंगे भाई, पूरा लाउड म्यूजिक, दारू उड़ा रहे हैं, दारू दे रहे हैं, दारू बांट रहे हैं और उसके ऊपर पूरा दारू डाल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद लोग एक लाइन से रखेंगे, पूरा जो कॉफिन जो कपड़ा था ना उसको चेंज करेंगे पूरा। आप देखोगे कि मतलब वो बॉडी ढंग से डिकम्पोज भी डिकम्पोज नहीं हुई, लेकिन वो फिर भी अब देख सकते हो एकदम पतली सी हो गई है, उस गली हुई खाल पे गली हुई खाल पे। वो क्या करते हैं, अगर ज्यादा पतली हो गई ना, तो एक जैसे कपल है, बूढ़ा बूढ़ी है ना, तो उनको एक साथ रख के बांध देते हैं, वो मोटा कर देते हैं, 3-4 लोग को एक साथ कर देते हैं ताकि एक वो मतलब वापस वो पोजीशन में आ जाए। तो ये सारा कुछ दिन भर सेरेमनी चलती है, पूरा दिन बैठ के वहां पर रिकॉर्ड किया था इनको। अच्छा। फिर उसके बाद म्यूजिक प्रोग्राम होता है, फिर उनकी प्रेयर होती है, क्रिश्चियन और वहाँ का एक ट्रेडिशनल रिलीजन है, ये दोनों उसमें प्रेयर होती है। फिर वहाँ का मडागास्कर का नेशनल एंथम होगा। फिर उसके बाद ये जो रूम बनाया है ना, उसके अंदर 7 चक्कर लगाते हैं, डांस करते हैं, उसको फाड़ते हैं, जो कॉफिन है ना उसको लेके, जैसे आप देख रहे होगे ना मीम चला था, वो तो एक प्रोफेशनल वे है, वो तो पूरा कॉफिन प्रॉपर था। ये एक चादर में लपेटे रहते हैं और उसको घुमाते हैं 7 चक्कर, एकदम मतलब इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से ना कि भाई ये बहुत ज्यादा ये खुश हो रहे हैं, वो बोर हो रहा था कबर में, तो उसको निकाल के उसको वो ये मानते हैं। हाँ, ये मानते हैं कि इसके बाद ये अब आराम से रह सकता है। मर गया नॉर्मल, हमने उसको खोद के गाड़ दिया, वो नॉर्मल है, लेकिन अब ये खुश हो गया, ये भी अब ये भी जा सकता है, आराम से जाएगा। 3 साल 5 साल बाद जो ये फिर बार बार हर 3 साल में नहीं करते? फिर एक बार करते हैं, एक बॉडी को एक बार करते हैं, कोई कोई अगर ज्यादा वो हो रहा, याद आ रही है, फिर से निकालते हैं वो लोग। और जब 7 चक्कर लगाते हैं, वो जो कवर जैसा बनाते हैं, 7वें राउंड पे ना पूरा फाड़ देते हैं, पूरा फाड़ देंगे, फिर उसके बाद उसको लेके जाएंगे, तो एकदम अलग हो जाता है वो। तो भाई ये कोई साल में कोई पर्टिकुलर टाइम होता है कि बिकॉज़ डेथ्स तो मतलब होती ही है हर परिवार में, तो ये कोई टाइम होता है क्या कि ये सिर्फ विंटर में करते हैं, ये करते हैं, अभी स्टार्ट हो गई है, अप्रैल मई में स्टार्ट होगा, वहां पर इस टाइम पे होता है, अप्रैल मई से लेके अक्टूबर तक करते हैं, सितंबर अक्टूबर तक करते हैं बस, गर्मी में नहीं निकालते हैं ये लोग, ये ठंडी में प्रेफर करते हैं निकालना। फाड़ते थे क्या बोन्स वोन्स पूरी? नहीं, वो जो एक कैसा ना चटाई जैसा रखते हैं, व्हाइट जो कॉफिन रहता है ना, हाँ। वो 3-4 लेयर बांधते हैं, फिर उसके अंदर चटाई जैसा वो रहता है, वो बांधते हैं, चटाई वगैरह फाड़ देते हैं, जो लास्ट का लेयर रहता है ना उसको रहने देते हैं। अच्छा। फिर उसके बाकी उसको अंदर नहीं डालते हैं, उसको रूम में एक रख देते हैं। अच्छा भाई, ये तो यार कुछ अलग ही सीन है भाई वहां पर अजीब सी बास और सब दारू पी रहे हैं, आपको भी देंगे आप। नहीं मैं नहीं पीता, बॉडी की स्मेल आती रहती है। बहुत अजीब सी। तो भाई आपके साथ उस टाइम और भी कोई था फॉरेनर या फिर सारे वही के लोग थे जो आप सारे record वही के लोग थे, कोई भी नहीं था। आपको अकेले भाई कैसे मैनेज करते हो यार आप? बस भाई, और वो जगह कैसा है ना, वो ढूंढना पड़ता है, हर जगह नहीं होता है, और कुछ का प्रोग्राम नहीं होता है। अब जो सिटी में थे, वहां से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ पे मिला वो चीज, हम ढूंढ रहे एक जगह से, सुबह सुबह निकले हम, गाड़ी वाले को बुक कर दिया कि देखो भाई $50 दे रहा हूँ, ये सेरेमनी अटेंड करना है, यहाँ लेके जाना मुझे। अब हम पहाड़ से पहाड़, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट कुछ भी नहीं, एकदम गरीबी वहाँ पर, पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा खराब भाई, मार खाट हो रहा है वहाँ पे। तो हम वहाँ पर ढूंढ रहे गाँव में भाई, फमदियाना कहाँ वहाँ हो रहा है, पे ढूंढ रहे फंक्शन कहाँ हो रहा है। तो एक जगह वही सुनाया है कि भाई दूर से ना गाने की आवाज है, तुम लोग यहाँ हो रहे हैं, चलो। अब वो भाई आवाज पहाड़ बहुत दूर तक आवाज वो ट्रेवल करती है, अब वो 3-4 किलोमीटर दूर होता है, हम लोग पहाड़ पे चढ़ बढ़ के ढूंढ के वहां पर वो सेरेमनी पूरा शाम तक अटेंड किया, उसको पूरा देखा। और वैसे हाँ भाई, दारू आती कहाँ से है, ये क्या? वो लोकल बनाते हैं भाई, वो लोकल बनाते हैं, वही पूरा मतलब जैसे लिक्विड रहता है वैसा नहीं रहता, वो एकदम थिक रहता है, जैसे दही लस्सी जैसा होता है ना, वो एकदम थिक, वो लोकल बनाते हैं, वहीं पे पीते हैं। भाई कोई ट्राइब्स के बारे में बताओ, वहाँ पे अफ्रीका में इतने सारे ट्राइब्स होते हैं, हम सुनते हैं, तो कुछ बताओ भाई। इथियोपिया में, सदर्न इथियोपिया में, वहाँ पर भाई 60 से 80 ट्राइब है, और वो भाई सबसे अलग ट्राइब है, पूरी दुनिया में सबसे अलग ट्राइब वहाँ पर मिलती है। जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो मुर्सी ट्राइब। अच्छा। उसमें कैसा होता है ना भाई, वो लिप के नीचे प्लेट पहनते हैं, जैसे 6-7 साल के होते हैं ना बच्चे पहले, तो उनको पहले उनकी लगता है कि भाई ये खूबसूरत होते हैं उससे, तो क्या करते हैं वो यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे, और एक जैसा बटन होता है हमारा उतना वो लगाएंगे, फिर धीरे धीरे से स्ट्रेच होता रहेगा ना, 12 साल 13 साल 14 साल, वो बड़ा करते करते भाई इतना बड़ा हो जाता है, वो 1-1 फीट का हो जाता है, वो इसके नीचे वो लगाते हैं, इनको लगता है कि खूबसूरत होते हैं। फिर उसके बाद वो लोग पूरे बदन में ना ब्लेड से, मोटे ब्लेड से ना भाई काटते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, पूरे बॉडी पे पेंटिंग बनाते हैं, अपने शरीर पे भाई। वो भी खूबसूरती समझते उनको लगता है कि भाई इससे खूबसूरत होते हैं, फिर पूरा मुंह पे पेंटिंग लगाएंगे। लेकिन सबसे खतरनाक ये होता है भाई, जो ये यहाँ पे वो लगाते हैं, और उसके बाद ये कान पे भी करते हैं, इतना बड़ा कान हो जाता है, इतना बड़ा वो यहाँ पे भी लगाते हैं। भाई कुछ ट्राइब्स यहाँ नेक पे भी पहनते हैं ना प्लेट्स, वो थाईलैंड वाली। हाँ, थाईलैंड पे वो भी प्रैक्टिस से होता है, 1-2 डालते हैं, 3 डालते हैं, फिर उसके धीरे धीरे नेक उनकी स्ट्रेच हो जाती है भाई। और कैसे है भाई ट्राइब वहाँ पे, और भी कोई है? और वहाँ तो भाई जैसे एक ट्राइब है हमर ट्राइब,
हाँ। जो वॉकिंग स्टिक वॉकिंग करते हैं। सब दुनिया में सिर्फ एक ही ट्राइब है जो स्टिक वॉकिंग करती है। वो क्या करते हैं कि भाई वहाँ पर शेर मतलब जंगली जानवर भी रहते हैं और कैटल वगैरह भी घुमाते हैं वो, तो उससे बचने के उसको देखने के लिए और जंगली जानवर से बचने के लिए वो लोग स्टिक वॉकिंग करते हैं। बच्चे भाई आप देखोगे कि कैसे चल सकते हैं, पतली सी लकड़ी लेते हैं, उस पे वो कितनी 15-15 फीट की रहती है, 3-3 4-4 5-5 मीटर की वो रहती है, उस पे वो वॉक करते हैं। और वो भी मतलब जो रोड पे हम पैदल नहीं चल पाए, पैर से नहीं चल पाए, वो लोग स्टिक लेके चलते हैं। अरे बाप रे। मतलब वो ऐसा लगे खंबा ये क्या है। तो आप जब उन्हें विजिट करने गए तो विजिट करा आपने हाँ उन्हें? उनको मिला हूँ मैं उनसे। हाँ। तो आपने कोशिश करी उनकी मैं कोशिश डंडी? किया भाई, ट्राई बहुत ज्यादा किया, कुछ नहीं हुआ भाई। छोटी वाली स्टिक लिया था मैं, 6-8 फीट की होगी, वो नहीं हो रहा था भाई। वो बहुत ज्यादा इतना छोटा सा वो रहता है, उस पर बैलेंस कर लेते हैं वो तो लोग। इंटरेक्शन कैसे करते हो? वो ट्राइब थोड़ा थोड़ा ना भाई, एक दो मेन जो रहता है ट्राइब का वो थोड़ा सा इंग्लिश बोल लेता है आजकल। अच्छा। मतलब अब उनको यहाँ थोड़े से टूरिस्ट वगैरह आने लगे हैं। हाँ। वैसे तो मतलब महीने में 2-3 टूर ग्रुप आता है, वैसे वो आ गए बहुत यूनिक। जो चाइनीज इंडिया से बहुत कम लोग जाते हैं, वो चाइनीज लोग जो जापानीज लोग थोड़े से पागल रहते हैं वो जाते हैं वहाँ पे। तो इसलिए वो थोड़ा सा वैसा सिस्टम है। और वहाँ पर भी और भी ज़्यादा अलग अलग ट्राइब है भाई। एक तो है कि शादी हुई तो कान काट देते हैं। अच्छा, कान काट देते? कारो ट्राइब पूरा काटते नहीं है, ये इतना काट देंगे ताकि मालूम पड़ जाए कि इसकी शादी हो गई है। हो रहा है? इसे मत देखो अब। हाँ कारो ट्राइब है वो। तो वो कैसा ना सिर्फ 1000 बचे हैं, हाँ। वो सबसे वॉयलेंट ट्राइब है। वो आपस की ट्राइब है, एक दूसरी ट्राइब है, उससे इतना लड़ते हैं। उनके पास भाई हर लोग के पास बंदूक है, हर घर में 10-10 12-12 AK-47 रहती है ट्राइब के अंदर। क्योंकि इनके पास पैसा नहीं रहता, लेकिन इनके पास गाय बहुत ज्यादा रहती है। तो ये क्या करते हैं, केनिया बॉर्डर पे जाते हैं, 2 गाय देते हैं, गन ले लेते हैं। अब गाय की भी वैल्यू 30-40 हजार तो होगी, तो क्या करते हैं कि भाई ले गाय ले ले, उसके पास 500-600 गाय रहती है। और फिर शादी करने का भी क्राइटेरिया ये है कि अगर ज्यादा गाय हैं। और कितनी भी शादी कर सकता है, 10 शादी 20 शादी, एक मिनिमम ये है कि 40 गाय दे दो। 40 गाय दे दो और एक शादी करो। तो मेरे पास अगर 400 है तो मैं 10 शादी कर सकता हूँ। वहां पे वो सिस्टम चलता है। तो उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास सोर्स बहुत ज्यादा है, तो उनके पास बंदूक बहुत रहती है और लड़ते हैं बहुत ज्यादा है भाई। और ये इनके पास आप गए थे, विजिट करा था आपने, तो कैसी खातिरदारी करी? भाई ये लोग तो गुस्सा तो बात बात पे होते हैं। मैं क्या कर रखा था, जो मेरे साथ गाइड था, मैं उसको बोल के रखा था भाई कि कुछ ऐसी बात हुई तो पैसा दे देना, कोई वो नहीं है। तो जैसे गांव में घुसे तो अभी छोटा छोटा गांव होता है, अब 80 लोग 70 लोग, तो मतलब भाई 10-10 20-20 इंडिया का रुपया मतलब सबको पकड़ा दो, खुश हो जाते हैं। और जिसके घर पे विजिट करे थोड़ा कि मतलब भाई पैसा दे दो, ताकि ये लोग का कैसा है ना कि भाई अगर 10 देके एक फोटो खिंचाए और वीडियो बनाने लगा ना, नहीं नहीं नहीं, इतना जोर से चिल्लाते हैं भाई। AK-47 जिसके पास डर नहीं लगी। हाँ। तो और वो भी भाई दिखते ही डेंजर हैं भाई, वो तो इतने लंबे चौड़े होंठ ऐसे उनके, एकदम खतरा। और उसके ऊपर पूरा मुंह पेंट करके रखे, पूरा ऊपर से नीचे तक पेंट करके रखे। और सबसे मेन ना, ट्राइब में कपड़ा ही नहीं पहनते। अब मैं जाऊं तो पैसा देके रिक्वेस्ट करवाना पड़ता था कि भाई वीडियो खराब हो जाएगा मेरा। हाँ। तो उसमें भी वैसे भी मोनेटाइज नहीं होता है वो सारे वीडियो यूट्यूब पे। और भाई जैसे अफ्रीका में, जैसे ये लोग तो हैं ही गरीब और ट्राइब्स वगैरह, कुछ ऐसे भी है कि एकदम अमीर, ये ऐसे कुछ देखे आपने? भाई अफ्रीका ना 2 साइड है, बहुत अलग अलग साइड है। जैसे 99.9% मैं बोलूँगा गरीब हैं, लेकिन जो 0.1% है ना, वो भाई इतने अमीर है कि आपको इंडिया में भी वैसे बहुत कम देखने मिलेंगे। जैसे मैं वही अफ्रीका के ट्राइब वाले एरिया में था वहाँ पर। अब वहाँ पर भाई प्रॉपर बाइक नहीं, प्रॉपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ भी नहीं, रोड वगैरह कच्चे। अब वहाँ पर भाई मैं 10-12 जी-वैगन, ब्लैक जी-वैगन जा रही है, बोला भाई ये कौन है, ये कोई क्या करता है भाई, समझ रहे हो? वहाँ ऐसे देख के लगता है ये क्या है, एलियन जैसे। अब वहाँ गांव में खाने के लिए नहीं। अब वो भाई इतना गरीब गांव है, वहाँ पर लोग पैसे की जगह क्या मांग रहे हैं कि भाई ब्लेड दे दो, पेन दे दो, सोप दे दो। वहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि अब पैसा मैं दे दूंगा उनको तो पैसा करेंगे क्या भाई, उनके पास दुकान ही नहीं है वो खरीदने के लिए। तो बोलते भाई 3 चीज़ सबसे ज़्यादा डिमांड आई, ब्लेड, बाल और शेविंग कर सकते हो उससे, पेन मांगते हैं और सोप मांगते हैं। अरे यार, और वो जगह पे भाई जब जी-वैगन देखो तो भाई कहाँ से आई इतनी सारी। और भाई वहाँ कहते हैं कि पानी की भी कमी है, पानी कहाँ से पीते? पानी ये भाई पास में नदी जो बहती है ना, उसमें से वो लोग निकालते हैं, उसमें से नहाते भी हैं, कपड़ा भी वहीं पे धोते हैं और सारा चीज़ वहीं से करते हैं। उसी को ही पी भी लेते हैं। उसको पीते हैं भी है भाई, उसी को ही पीते हैं। और गरीबी बहुत ज़्यादा है भाई। जैसे एक टूर गाइड जो था मेरा, उसका दोस्त है, मुझे कपड़ा धुलवाना था तो बोला भाई मैं ही धो देता हूँ। वहाँ पे कुछ काम ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है। तो जाके नदी के पास नहाते भी हैं, वही कपड़ा भी धोते हैं सारा। नदी कभी सूख गई तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इनको। फिर ये लोग 40-50 किलोमीटर दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर वो नदी में ज़्यादा पानी है, वहाँ से पानी लेके आते हैं।
भाई इनके लोकल गॉड और वो सब प्रैक्टिसेस भी तो होती है, देखा है आपने, मूर्ति वूर्ति और ये भाई ये ना टैबू ज्यादा, जैसे मडागास्कर में काला जादू वगैरह पे ज्यादा वो करते हैं, टैबू वगैरह रिचुअल करते हैं। और अब मार्केट वगैरह में देखोगे ना तो हड्डी, ये चीज, स्कल, ये मतलब एकदम अलग रिचुअल है उनका। और थोड़े से क्रिश्चियन भी रहते हैं, लेकिन ये ज्यादा कुछ वो है भाई ट्राइब वगैरह में। अच्छा भाई स्कैम भी होते हैं वैसे, सुना है कि पिक पॉकेटिंग और ये सब चोरी चकारी भी बहुत है वहाँ पे। बहुत ज्यादा है। जैसे मैं आपका मडागास्कर, कुछ चोरी हुआ? मेरे तो जेब में से हाथ डाल के पैसा निकाल लिया था भाई, मैं उसको क्या पकड़ा। बात कर रहे हो? तो मडागास्कर में मैं था, तो वहां पर ना कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन खराब सी थी। अब वहां पर वो था कि मुझे हॉस्टल वाले बोले थे कि आप बाहर ही मत जाओ, आप बाहर जाओगे तो आपकी चोरी नहीं होगी, 100% हम लिख के देते हैं, चोरी होना ही होना है, और लेके पूरा जाएंगे। तो बोला भाई, अब 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, तो बोले कि भाई, बोला मुझे जाना ही, रिकॉर्ड करना है, मैं ऐसे बैठ ही नहीं सकता, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। तो बोले ठीक है, 3 दिन बाद बोले ठीक है, हम साथ में एक लड़का देते हैं, जब आप रिकॉर्ड करोगे ना, अब ये हाथ से रिकॉर्ड करोगे ना तो यहाँ खड़े रहेगा, मतलब यहाँ से वो वॉक करेगा। अब वो वीडियो देखो ना तो साथ में चलते रहता है। अब यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ चलेगा, क्योंकि कोई इधर से आया तो देख ले, पीछे से आया तो उसको टैकल करना पड़े, वो हट जाए। तो उसको लेके गया मैं, थोड़ा दूर चला, मार्केट में जैसे एंटर किया ना, जेब में हाथ, सीधा ये जेब में हाथ, वो जेब में हाथ, भाई सीधा हाथ डाल रहे। मैं पकड़ा, गाली वाली दी, मतलब ये क्या कर रहा है, पागल है क्या? तो कोई किसी को पड़ी नहीं भाई, सबको मालूम है पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, कैसा है। तो भाई वहां बचना बहुत ज्यादा पड़ता है। और जेब में हाथ डाला, निकाला, कोई वो भी नहीं कर रहा है आसपास वाले कि भाई ये क्यों कर रहा है, क्या कर कोई रहा है। रिएक्ट नहीं कर रहा, सबको पता नॉर्मल चीज है। वो लोग बोले थे कि भाई पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब है, यहाँ खाने के लिए नहीं है लोगों के पास, और लोग बहुत गुस्सा है, कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए मत जाओ। मतलब भाई कब तक रुकेंगे, 3 दिन रुका, मैं अब जाता हूँ। तो ऐसा भाई सीन है अफ्रीका में।